नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं रविवार है और आज हम आपके सामने रूबरू में एक और शख्सियत को लेकर आए हैं। जैसा कि हम कई हफ्तों से देख रहे हैं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार पटियाला द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हमारा ये प्रयास है कि ऑनलाइन इस माध्यम से हम कलाकारों तक पहुंच सकें और कलाकारों को आप तक पहुंचा सकें। कोरोना काल के अंदर बहुत सारी पाबंदियां हमारे हित के लिए लगी हैं। उन पाबंदियों को ध्यान में रखकर भी हम उस विषमता को अवसर में कैसे बदल सकते हैं, इसका प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश भी है और खुद भी वो ये काम करके दिखा रहे हैं। नॉर्मल डेज में हम एक थिएटर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर नाटक करते हैं, बहुत सारे लोग देखने आते हैं। अब हम वैसा नहीं कर सकते, लेकिन इस माध्यम का जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं, इसका एक लाभ ये है कि हमें किसी एक जगह पर आना नहीं पड़ता। हम लोग अपने घर पर बैठकर देश विदेश हर जगह मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे शख्सियतों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा बड़ी कठिनाई से पूरी की है और आज हम उन्हें जिस रूप में देखते हैं, वो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, हम उनको आज प्रतिष्ठित रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए उन्होंने जीवन में कितना काम किया है, क्या क्या परेशानियां झेली हैं, क्या क्या सहा है, वो हम नहीं जान पाते। तो हमारी तरफ से एक ये प्रयास है कि इन लोग जो ये प्रतिष्ठित लोग हैं, इनको अपने पास बुलाकर, इनके साथ बैठकर समय का सदुपयोग करके उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जान सकें, ताकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो उनके बारे में पहचान सके, ये देख सके कि उन्होंने किस प्रकार यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन को गलाया है। तो आइए, आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के एक बहुत प्रतिष्ठित रंगकर्मी, नाटककार, डायरेक्टर, एक्टर, संगीतकार श्री मुकेश शर्मा जी। आइए हम सभी इनका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि एक कलाकार की जीवन यात्रा के तहत मेरा रूबरू आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि आप जैसी शख्सियत को जानने का मौका हमें आज मिल रहा है और धन्यवाद की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? जी सर, मेरा जन्म जो है चंडीगढ़ में ही हुआ। मेरे पिताजी गांव से लगभग 65 वर्ष पहले चंडीगढ़ आए और सेक्टर 28 में हम रहते थे, वहीं पे मेरा जन्म हुआ और तब से मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, अब जॉब में हूँ तो वो भी चंडीगढ़ में ही है। जी, जब आपका नाम आता है तो रामलीला का ध्यान आता है। जी, क्योंकि आप रामलीला तकरीबन 20-25 साल से कर रहे हैं जी, या ज़्यादा से? 92 से कर रहा हूँ। 92 से, मतलब 8 साल 28 साल हो गए। जी, जब भी रामलीला का नाम आता है तो एक नाम सामने आता है और वो है मुकेश शर्मा। तो आपके मन में आज से 28-30 साल पहले
रामलीला करने का विचार कैसे आया? सर अगर हम 90s की बात करें, उस वक्त ना तो नेट था, ना मोबाइल, ना टेलीविज़न। तो क्योंकि वो हमारा बचपन का दौर था और हम जब भी कुछ मनोरंजन के लिए देखना चाहते थे तो मात्र रामलीला ही बचती थी, और उसके लिए भी हमें पूरा साल उसका इंतज़ार करना पड़ता। जब रामलीला आती तो स्कूल से हम भागकर रामलीला ग्राउंड में जाते। वहाँ पर इतना क्राउड था, हमें दिन में ही जाकर वहाँ पर निशान लगाने पड़ते थे कि ये सीट मेरी है, क्योंकि हमें आगे से रामलीला देखने को मिले। और जो माइक्स की क्वालिटी उस वक्त थी उनकी, वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, आवाज़ें नहीं सुनती थी, भोंपू होते थे सर, आपको तो खैर पता होगा। लाउड स्पीकर थे और उसकी आवाज़ का स्तर बहुत बुरा था जी। तो इसलिए हम ये कोशिश करते थे कि हम आगे बैठे जा कर के जी। तो उसके लिए हमें दिन में ही जाकर उसमें अपनी जगह के लिए कोई निशान, कोई ईंट, कोई बोरी रखनी पड़ती थी और रात को हम जाके वहाँ बैठ सकें। और हम अगले दिन जो सीन देख कर आते थे तो उसकी प्रैक्टिस अपने घरों में मोहल्ले के सब बच्चे इकट्ठे होकर करते थे। और ये पता नहीं कब हुआ कि हमारे अंदर का कलाकार जागा और हमारे मोहल्ले के तकरीबन जो लोग हम रामलीला की प्रैक्टिस करते थे वो सब के सब रामलीला में भर्ती होने चले गए। लेकिन उस वक्त जैसे अगर आज हम कहें सिनेमा के एक्टर हैं, तो रामलीला के जो एक्टर थे वही उनका भी मान सम्मान था, और रामलीला में काम मिलना बड़ा मुश्किल था जी। तो कई साल हमने एड़ियाँ रगड़ी और 92 में जाकर के हमें वहाँ पर पहली बार अपने प्रदर्शन करने का मौका मिला। क्या बात जी। तो ये आपकी जो यात्रा रही ऐसे, जी। ये कितने साल ऐसी यात्रा रही जबकि आप पहली बार मंच पर रामलीला प्रदर्शित करने के लिए आए? मैं लगभग 5-6 साल वहाँ जाता रहा ऑडिशन देने के लिए, लेकिन मतलब वो उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी हमारे ऊपर। इतना क्राउड था और बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट वो लेके आते थे। और 92 में भी किसी सिफारिश के माध्यम से कोई हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का था, हमसे बड़ा था, तो हमने कहा भैया मतलब छोटा सा एक रोल दिलवा दो। तो उन्होंने जो उस वक्त के डायरेक्टर थे उनसे कहा कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है, इनको एक बारी देख लो आप। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे बोलते कुछ करके दिखाओ, क्योंकि मैं रामलीला को बहुत ही ध्यान से देखता था। तो मैंने रावण के कुछ डायलॉग्स उनको सुना दिए जी। वो इस बात से प्रभावित हुए कि ये बच्चा रामलीला को बड़े ध्यान से देखता है। मैं उनके जेस्चर्स को, संवाद, अदायगी को बहुत स्टाइल से कॉपी कर रहा था, माइन्यूटली कॉपी कर रहा था जी। इस बात से इंप्रेस हो गए, उन्होंने मुझे रोल दे दिया उस वक्त। अरे वाह। तो आपके घर में और कोई भी इस तरफ किसी का रुझान था या आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस तरफ रुझान हुआ? सर मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ जी। और किसी भी मेरे भाई बहन का कोई रुझान ना तो रामलीला से है ना रंगमंच से है। तो ये जो है मेरे अंदर ही ये कला थी और वो इस तरह से निकल कर भी आई। अच्छा, तो कोई इंस्पायर किसी ने किया आपको या क्या रीज़न रहा जो आपका इस तरफ रुझान हुआ? इंस्पायर सर उस वक्त जो रावण का रोल करते थे और उनसे मैंने ज़िंदगी में सीखा भी बहुत कुछ है। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह गोसाई अब नहीं रहे जी। मैंने मेरा प्रथम गुरु अगर कहता हूँ तो स्टेज का, मंच का, तो वही हैं, अब नहीं रहे। उन्होंने लगभग 25 साल तक रावण की भूमिका हमारे उस मंच पर निभाई, जिसका नाम गढ़वाल रामलीला मंडल बिजली बोर्ड सेक्टर 28 चंडीगढ़ है। और हम उनको देखकर इतने इंस्पायर रहते थे और उसी को कॉपी करने की हमारी इच्छा रहती थी कि उस रोल को कॉपी किया जाए बस। जी जी। और वो पूरे चंडीगढ़ में उनके इस अदायगी की धूम मची हुई थी सर। तो उनके करैक्टर से अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं रंगमंच में जुड़ने की मेरी चेष्टा जागी सर। क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि प्रथम गुरु ही ऐसा मिल जाए आपको जो आपके जीवन पर एक छाप छोड़ जाए। तो रामलीला आप तब से लगातार कर रहे हैं? जी, 92 से अगर रामलीला का गैप कहूँ तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं उस मंच पर रामलीला नहीं कर पाया। उसका भी ये रीज़न था कि मैं रामलीला ही करने USA गया और रामलीला की वजह से ही मुझे चांस मिला।
तो वो एक ऐसा वर्ष है 2006, जिस साल मैंने चंडीगढ़ में अपने मंच पर रामला नहीं की, लेकिन रामला की वो अमेरिका में की थी। जी जी। तो आपकी ग्रुप कब आपने इस्टेब्लिश किया और उसका नाम क्या है? जी, ग्रुप सर सन 2008 में चंडीगढ़ में हमने थिएटर ग्रुप की एक स्थापना की, जिसका नाम संवाद थिएटर ग्रुप है। और उसका भी एक लक्ष्य था हमारा कि जब मैं रामलीला कर रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि और शिक्षा की ज़रूरत है और स्तर सुधारने की ज़रूरत है, और सीखने के लिए कुछ विकल्प हमारे पास नहीं थे। अखबारों के माध्यम से हमें टैगोर थिएटर में जो नाटक होते हैं उनकी जानकारियाँ मिलती थी, तो मैं नाटक देखने गया। जब नाटक देखे तो मुझे लगा कि है तो ये भी मंच, ये भी रंगमंच है और वो भी रंगमंच है, लेकिन वो लोग जो अपना काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, एक अच्छे तरीके से अपने काम को करते हैं, कमर्शियल तरीके से काम करते हैं। और जब और जानकारी लेने के लिए मैं अंदर घुसा तो मुझे समझ में आया कि जो 1 घंटे का ये नाटक कर रहे हैं उसकी तैयारी लगभग 1 महीना ये करते हैं। अगर इसके ऑपोजिट हम रामला की बात करें तो रामलीलाओं में क्या होता है कि सभी कलाकार नौकरी पेशा हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी जो रिहर्सल है रात को 9 बजे ये शुरू करते हैं और 1 महीने में पूरी रामलीला जो 10 दिन की आप देखते हो उसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो वो स्तर कहीं ना कहीं नहीं आ पाता जो स्तर वो लोग करते थे। जी जी। दूसरा रहता है कि आप एजुकेट ही नहीं हो, आपको लाइट्स के मायने ही नहीं पता, आपको कॉस्ट्यूम के बारे में नॉलेज नहीं है, मेकअप आपका उस तरह से नहीं आता, आपको सेट डिज़ाइनिंग क्या होती है वो टर्म्स ही नहीं पता थी रामलीला में। तो हर चीज़ का स्टेज बैलेंस कैसे होगा, अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, शब्दों के उच्चारण कैसे करना है, फिर हम बात करें जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी रामलीला की जो अभी भी खेली जाती है, वो भी लगभग 100 वर्ष पहले की लिखी हुई है, और उस स्क्रिप्ट में उर्दू और फारसी के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग वो लोग करते हैं। भरमार थी उसकी। हाँ, अभी भी है। तो हम मतलब मुझे ये ऐसा लगा कि इसको बदलने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं थिएटर में गया और थिएटर में चीज़ों को सीख के उसी का प्रयोग अपनी रामलीला में करता, क्योंकि थिएटर में साल भर करता जी, और साल के अंत में जब रामलीला की बारी आती तो मैं उसी जो सीखा मैंने उसका प्रयोग रामलीला में आके करता, तो कुछ ना कुछ नयापन मिलता। उससे दर्शकों और हमारी जो मैनेजमेंट है वो एक सम्मान के दृष्टि से मुझे देखने लगी और उनको एक विश्वास होने लगा कि ये कुछ नया करता है लड़का। वो मुझे मोटिवेट करते रहे, क्योंकि समाज जब तक मोटिवेट नहीं करता आदमी काम भी नहीं कर पाता। जी जी जी। अगर मैं छोटा प्रयास करता तो उसकी सराहना बहुत बड़ी मिलती, तो मेरा हौसला बढ़ता और इसी प्रकार से मैं चीज़ों को बदलता चला गया। आपने सबसे पहले थिएटर, जी, रामलीला से आपकी यात्रा थिएटर की ओर आई। जी, थिएटर कब शुरू किया और पहला ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें आपने भाग लिया? सन 2005 में मार्च का महीना था। मेरे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से, वो थिएटर में उस वक्त काम करते थे, तो मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की। वो मुझे एक निर्देशक चंडीगढ़ में जो पहले से नाटक चल रहा था, उनका नाटक का नाम था जिस लाहौर नी वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। वो नाटक की कास्ट तो फाइनल हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे क्राउड में किसी तरह से एडजस्ट करवा दिया। तो वो तो एक रेफरेंस के माध्यम से मुझे काम मिला और मैं बड़ा मतलब उत्साहित था कि मुझे थिएटर करने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने तकरीबन उसी रेफरेंस में चंडीगढ़ के सभी निर्देशकों के साथ अलग अलग विषयों पे नाटक किए, सभी के अंडर, और सभी से सीखा भी और अभी भी सीख रहा हूँ सर। ऐसा कौन सा नाटक है? आपने तो प्रोडक्शन में भी आप हैं अब और डायरेक्शन में भी हैं जी, एक्टर भी आप हैं जी, तो इसमें से कौन सा ऐसा रोल है तीनों में से जी, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको करके मज़ा आता है, और उसके क्या कारण हैं? यदि आप मेरे मन की बात पूछें तो मुझे रावण का जो करैक्टर है एज एन आर्टिस्ट वो बहुत पसंद है।
उसका रीज़न भी ये है क्योंकि सबसे पहले बचपन की जो छवि मेरे दिमाग में थी वो रावण के रोल को करने की ही थी। उसके बाद जब मैं रावण का रोल करने लगा और थिएटर से जुड़ गया, फिर मुझे लगा कि कैरेक्टर को खोजते कैसे हैं, कैसे करना है कैरेक्टर, तो उसके विषय में जानना। जब रावण को मैंने पढ़ना शुरू किया एक एक्टर की दृष्टि से सर, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञाता है और बहुत सारी पावर इसके अंदर है, पैसा है, धन धान्य से भरपूर है, साथ साथ उसके अंदर एक ईगो है। रामलीला में जो दिखाते रहे वो फुहड़ता थी कि हंसी से वो बात शुरू करता था, लेकिन अगर पूरे संसार को उसने झुका के रखा, भगवान राम को धरती पे आने की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अलग शक्तियां थी जिससे उसने संसार को झुका के रखा। तो मैं उसके शेड्स को खेलता था, मतलब ये जो मैं उसका प्रेज करता हूँ एज एन आर्टिस्ट प्रेज कर रहा हूँ, तो वो शेड्स को मैंने स्क्रिप्टों में ढाला और उसको प्रेजेंट किया, जो मुझे अभी भी अच्छी लगती हैं। और अभी भी जब मुझे मौका मिलता है, वैसे मैं रामला में डायरेक्टर रहा अब तक और मैं एक्टिंग नहीं करता था, लेकिन हमारे यहाँ पे एक केंद्रीय रामला महासभा है जो चंडीगढ़ की सभी रामलाओं के मध्य एक कंपटीशन करवाती है, क्योंकि कोई भी रामला का कलाकार किसी दूसरी रामलीला में जाकर उन दिनों में रामलीला नहीं देख पाता। उसका रीज़न है कि वो अपनी रामलीला में बिजी है। तो कंपटीशन के माध्यम से हम सभी की रामलीलाओं को देख लेते हैं जी। तो इसलिए उस कंपटीशन में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं रावण का रोल खेलने के लिए अभी भी जाता हूं सर। क्या बात है। रावण से आप इंस्पायर क्यों हुए? सर मैंने जैसे पहले बताया कि मैं एज एन एक्टर उससे इंस्पायर हुआ, क्योंकि उसके क्यों आखिर रावण के रोल की ओर ही क्यों? क्योंकि सर मुझे लगता था कि जिस एनर्जी जो मेरी बॉडी है और मतलब मेकअप के हिसाब से जब मैं आता हूँ, अब मैं राम नहीं बन सकता था या सॉफ्ट कैरेक्टर मेरे साथ जाते नहीं थे। रावण मेरे मन में भी था, बचपन से ही मैंने उसको देखा, उसी से इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मेरी बॉडी, आवाज़, ये सब चीज़ें रावण को इनेक्ट करने में मदद करती हैं और लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते थे उस रोल में। जब मैं कंपटीशनों में गया तो मुझे प्राइजेस भी मिले, तो कहीं ना कहीं इसलिए रावण के साथ मेरी अटैचमेंट एक एज एन एक्टर हुई सर। मेरा सवाल ये था कि आप एक्टर भी रहे, आप प्रोडक्शन में भी हैं और आप डायरेक्शन में भी हैं। आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों? सर निर्देशक जहाँ तक बनने की सवाल है, मतलब ये एक्सीडेंटल रहा मेरे लिए। जब हमने ग्रुप इस्टेब्लिश किया तो हमारे ग्रुप के निर्देशक कोई और थे, किन्हीं कारणों से वो आगे काम नहीं कर पाए हमारे साथ और मुझे ग्रुप संभालने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मेरा जो प्रिय वस्तु थी या मंच में प्रिय काम था वो एक्टर ही था। तब मुझे निर्देशक बनना पड़ा और मैं धीरे धीरे इस तरह से डूब गया, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये जो रोल हैं इस दोनों कामों को मैं एक बार में जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि मैं मंच के ऊपर जो चीज़ हो रही है, जब मैं एक्टर होता हूँ तो निर्देशक की दृष्टि से उस चीज़ को देख नहीं पाता। सामने देखने से जो बात बनती है वो ऊपर खड़े होने से नहीं बनती। अब कोई आपको आके निर्देश दे और ये बताए कि ये ठीक है या गलत, उसका निर्णय आप स्वयं कैसे लेंगे बिना देखे? मुझे ये पर्सनली लगा मुझे, और तब फिर मेरा एक्टर छूट गया और मैं निर्देशक बन गया। अब इतने सालों, इतने लंबे समय के साथ अब मुझे ज़रूर लगता है कि मुझे फिर से एक्टिंग करनी है, उस चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ सर। प्रोडक्शन में क्यों आए? सर प्रोडक्शन में भी क्योंकि आपको सर मैच करना है। जब आप एक काम को कर रहे हो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना है, आपको आगे बढ़ना है, तो प्रोडक्शन आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे जी। जब आप किसी ग्रुप को चलाते हो तो आपको लगता है कि इस तरह से हमारे ग्रुप का नाम हो, हम आगे बढ़ें, तो आपको हर चीज़ करनी पड़ती है क्योंकि लोग आपको जाने उस तरह से। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें अलग अलग चीज़ों को करने के लिए आपको प्रोडक्शन में भी जाना ही पड़ेगा सर, तो वो जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ी इसलिए। ऐसा माना जाता है कि एक्टर को बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि को कष्ट नहीं देना चाहिए जी, है ना, और डायरेक्टर ही वो व्यक्ति होता है जो उसके माइंड से खेलता है। जी।
जैसा डायरेक्टर चाहता है वैसा ही एक्टर को करना चाहिए और होता है जी। लेकिन जब आपकी मनन या चिंतनशीलता बढ़ती रहती है, चलती रहती है, और आपको लगता है नहीं ये एक्टर अगर इस तरीके से करता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपको निर्देशन की ओर लेके आता है। जी जी। फिर जब आपको किसी से पैसा मांगना पड़ता है कि उतना नहीं होता और वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये तो हम मान के चलते हैं सभी लोग जो लेमैन भी है कि एक नाटक को तैयार करने में कम से कम 1 या 1 से 1.5 महीना लगता है जी। तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है जी। तो स्वयं उसका जब आप इंतजाम करना भी शुरू कर देते हैं और आपके अपने हिसाब से आप एक्टर रखने भी शुरू कर देते हैं तो आप प्रोडक्शन की ओर आते हैं। कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो निर्देशक है वो नाटक को शुरू करने से लेकर के उसके मंचन तक नाटक को ही जीता है, नाटक को ही सोता है, नाटक को ही खाता है। जो एक कलाकार है उसका इतना ही काम होता है, जो रोल उसको दिया गया वो उस रोल को पढ़ता है और अपना रोल स्टडी करके उसी पे फोकस रहता है। जी। निर्देशक को ओवरऑल चीज़ों को देखना है, क्योंकि उसका रोल भी उतना महत्वपूर्ण है और एक छोटी सी एंट्री भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए अगर कोई सेट में कोई चीज़ चाहिए तो वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ रह जाती है जहां हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं बाद में खलल बनता है और आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो सर ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में आती, तो प्रोडक्शन से आप बच नहीं सकते, तो इसलिए प्रोडक्शन में आना पड़ता है। जी बिल्कुल। जो अपने सिर सारी मुसीबतें ओढ़ ले जी, उसको प्रोडक्शन में आना कहते हैं। जी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपका जो रुझान था पहले रामलीला की ओर हुआ जी, और जहाँ तक मैंने आपके नाटकों को देखा है, जैसे अम्बेडकर नाटक आपने किया, जलियांवाला बाग किया, और भी गांधारी किया, कोमल गांधार किया, तो ये सब नाटक जो आपके हैं ये एक खास विशेष एक विषय को लेके चलते हैं जी। आप राष्ट्रवादी हैं, आप मानवतावादी हैं, आप उग्रवादी नहीं हैं लेकिन आपके नाटक जो है वो ऐसे होते हैं, उनके पात्र जो बलिदानी हैं जी। तो क्या ये रामलीला का जो आपने शुरू में विषय वस्तु ली उसके कारण ही आपके नाटक इस तरीके के हुए कि किस्से परसाई के, मंटो सिंह की कहानियाँ, इस टाइप के नाटक आपने नहीं किए जी। इसका क्या यही रीज़न है या कोई और कारण भी है? सर इसका एक कारण तो ये भी है कि मैं रामलीला से प्रेरित था तो थॉट प्रोसेस वैसे ही चला। दूसरा सर संपर्क, आपके जीवन में जिस तरह के व्यक्ति रहेंगे, जिस तरह का माहौल रहेगा, उसका बहुत सारा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो मैं जहाँ पर रहता था, मुझे जिन लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ उनमें से ऐसे व्यक्ति थे जो देश की बात करते थे, समाज संरचना की बात करते थे, देश को जोड़ने की बात करते थे। तो जब मैं कलाकार बन गया रामलीला के माध्यम से, हालांकि कलाकार तो कभी भी बना नहीं जा सकता, सीख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे सपोर्ट बहुत किया। वो मेरी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर करते, मेरी सराहना ज़्यादा करते। उनके मोटिवेशन से कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर होता गया और अपने काम को फैलाता गया। तो एक बड़ा सीधा सा मेरा व्यक्तित्व बन गया कि मुझे ऐतिहासिक विषय करने हैं, सामाजिक विषय करने हैं। मैथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट बन गया क्योंकि रामलीला से करता था, तो महाभारत भी किया, कृष्ण लीला भी की, और सामाजिक ऐतिहासिक देश से जोड़ने वाले क्रांतिकारी विषय मुझे हमेशा अप्रोच करते थे। या मुझे ये लगता, मुझे पढ़ने का ही यही शौक़ था। मैं कोई और चीज़ पढ़ ही नहीं पाता था। मैं ये नहीं कहूँगा कोई लेखक अच्छा है कि बुरा, वो सब अच्छे हैं सर, पर मैं उनको पढ़ नहीं पाता। मुझे वो 3 लाइनें पढ़ता हूँ, मेरा सर वहाँ से मन हट जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है जी। तो इसी कारण आपकी ये विषय बहुत विशेष रहे, बड़ा अच्छा। उसके बाद आपने लाइट एंड साउंड पर भी काम करना शुरू किया जी। तो लाइट एंड साउंड पर जब आप आए हैं इस विषय को लेके, ये क्यों आए और कब से आए और इसके कारण क्या रहे? हाँ सर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने, मतलब मेरे मन को छूने वाला है ये। इसका रीज़न क्या रहा? इसका रीज़न कहीं ना कहीं सर रामलीला थी। क्योंकि रामलीला में जब कोई व्यक्ति रामलीला देखने आता है तो वहाँ पर 5 मिनट का सीन होता है, उसके बाद पर्दा बंद हो जाता है।
पीछे सेटिंग में 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है, तब तक जो दर्शक है या तो बोर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो उसका जुड़ाव आगे और पीछे की चीज़ को जोड़ नहीं पाता, वो भूल जाता है कि इससे पहले क्या सीन हुआ था। और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत है। आप मोबाइल खोलते हो, आप रामलीला देख लो, रामानंद सागर जी ने तो रामायण बनाई जी। अब उसका तो मुकाबला स्टेज पे करना बड़ा मुश्किल है, रामला की स्टेज पे करना। और विषय वस्तु इतना सारा कुछ सामान है कि अगर आप अब 10 सेकंड भी चाहो तो 10 सेकंड भी कोई आपको रोक नहीं पाया तो अगला अपना कार्यक्रम चेंज करके कुछ और देख लेता है। तो मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि पर्दा ड्रॉप ना हो। जी। और दूसरी समस्या, जैसे मैंने बताया था कि माइक सिस्टम बड़े खराब रहते थे, जी जी। एक्सपेंसिव भी थे, अच्छे तो आ गए थे, लेकिन उसका 10 दिनों का किराया इतना ज़्यादा होता था कि अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं थी। लाइट एंड साउंड के माध्यम से हमने एक तो वो व्यवधान को ख़त्म कर दिया कि अब पर्दा ड्रॉप होगा, आप बैठिए, मैं आपको 2 घंटे तक पर्दा ड्रॉप नहीं करूँगा। दूसरा, आदमी आंखों से और कानों से देखता है। रामला को बहुत पीछे से देखो तो आपको सुनना पड़ता है, वो सुनता तो आपको है नहीं, इतना क्राउड है, शोर है। और तो मैंने कहा इसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति अगर आंख से ना देख पाए तो कान से देख पाए। तो लाइट एंड साउंड में ये दोनों चीज़ें मुझे मिलती थी, डायलॉग्स बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, और फिर एक होता था म्यूज़िक का समावेश, क्योंकि हम लोगों के पास बजट बड़ा लिमिटेड होता है रामलीलाओं में, हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक नहीं बजवा सकते लाइव वहाँ पर। तो हमें लगा कि लाइट एंड साउंड में इन सब चीज़ों का समावेश कर हम एक अच्छी चीज़ दर्शकों को दें ताकि दर्शक बैठे वहाँ पर। तो ये कारण था मेरा उसकी रुझान की तरफ। फिर जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि हमें जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, लाइक अगर तो हम इंडोर कुछ काम कर रहे हैं तो लाइव नाटक ठीक है, लेकिन अगर हम ओपन की बात करें, अभी मुझे मौका मिला 3 साल पहले भी कुरुक्षेत्र जाने का, वहाँ पर कोई 4-5 हज़ार लोगों का क्राउड था, वहाँ लाइव नाटक चल ही नहीं सकते। ओपन में होता है, दिन में होता है, तो लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, आप कितना भी अच्छा नाटक कर लो, वो नाटक उनको बांध नहीं पाएगा। तो लाइट एंड साउंड उस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत अच्छे लगते हैं। दर्शकों तक पहुंचना और अपनी बात को कह देना ये जरूरी होता है सर, और लाइट एंड साउंड में ये चीजें आसान रहती हैं, इसलिए मेरा रुझान उस तरफ था सर। एक शब्द है रामायण जी, और एक शब्द है रामचरितमानस जी, जिनका भारत के जो मानस पटल है भारत का, उस पर बहुत ज़्यादा अधिकार है। ये रामायण और रामचरितमानस 2 नाम क्यों हैं, इसके क्या कारण हैं, इस बारे में अगर आप थोड़ा हमें बता पाएँ तो दर्शकों के लिए एक सूचना हो जाएगी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न सर आपने पूछा। रामायण संस्कृत भाषा में है और महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है, ये बात तो सभी जानते ही हैं। रामायण ऋषि वाल्मीकि ने इसके घटित होने से पहले ही लिख दी थी, अर्थात अभी राम वगैरह का जन्म नहीं हुआ था, और ये घटनाएं उन्होंने पहले ही लिख दी थी, मतलब भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी थी। और लवकुश कांड जो रामायण में आता है वो उनके घटित होने के बाद उन्होंने रामायण में लिखा, ऐसा सुना जाता है। जी, ऐसा सुना जाता है। रामचरितमानस की जो रचना है वो संत तुलसीदास जी ने की है और ब्रज भाषा में इसको लिखा है, और ये रामायण के घटित होने के बाद, यानी उनके जन्म के बाद, उनकी सब घटनाओं होने के बाद उन्होंने इसको लिखा था। जी जी। और यही बेसिक डिफरेंस है रामायण और रामचरितमानस में, कि रामायण को सब घटनाओं के घटित होने से पहले लिखा गया और संत तुलसीदास ने ये घटनाओं के घटित होने के बाद रामचरितमानस की रचना की। क्या बात है, तो ये बहुत अच्छी सूचना आपने एक आज हमें दी है। ऐसा माना जाता है जी, जो आपने कहा जी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं हमने भी ऐसा ही सुना है। जी जी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे और है। आपकी इतनी लंबी जीवन यात्रा है जी, जो आप निरंतर जिस पे अग्रसर हैं, कोई जीवन की एक ऐसी मनोरंजक घटना और कोई जीवन की ऐसी दुखदायी घटना जी, जो आपके मानस पटल पर आज भी अंकित है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताएं। जी, पहले मैं दुखद बात करना चाहता हूँ, उसमें एक कमिटमेंट की बात है। हम
रामलीला के सीन को लेकर, हम रामलीला के सीन को लेकर कंपटीशन में गए और मेरे साथ के जो कलाकार थे उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो पूरे मेकअप में थे, लक्ष्मण का वो अभिनय उसमें कर रहे थे। किसी ने उन्हें सूचना दी कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। समस्या ये थी कि जैसे ही सूचना उनको मिलती, यहाँ हमारा अनाउंसमेंट हो जाती है, हमारे सीन को ऑन करने के लिए कॉल आ गई। अब ये व्यक्ति मतलब जो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे, वो उन्होंने एक आंसू तक नहीं निकाला। किस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ वो वहाँ खड़े रहे, क्योंकि अगर रोते तो भी उसका मेकअप खराब हो जाता, हमारे पास समय भी नहीं था, हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जैसे तैसे वो सीन किया, कमिटमेंट को निभाया और जैसे ही हमारा पर्दा ड्रॉप होता है तो उस आदमी को संभालना मुश्किल हो गया। तो हम सब द्रवित थे और लेकिन उसकी कमिटमेंट के लिए हमने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिए जी। ये तो दुखद रहा। और एक घटना थी यूएसए की ही। यूएसए के बाद हमें मतलब कनाडा में जाने का भी अवसर मिला। तो शो था हमारा रामलीला का ही, और जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरते हैं तो सिक्योरिटी रीज़न से उन्होंने हमारे अस्त्र शस्त्रों को, जिसको हम मतलब गदा, तीर कमान और तलवारें, वो हमारी रिलीज़ नहीं की। ओहो। अब उसके बिना रामलीला का हो पाना असंभव था। राम जी बिना तीर कमान के कैसे जाएंगे और हनुमान जी का गदा ना हो तो मुश्किल था। और अमेरिका मतलब कनाडा में हम इसको दिखाएंगे क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे जो भारतीय लोग हैं, जब हम अपने देश को छोड़ते हैं तो हमें अपने देश की वैल्यूज़ को ज़्यादा पता चलता है। अंदर रह के शायद हम उस चीज़ को उतना महत्व नहीं देते जी। तो वहाँ पर डायरेक्टर साहब बड़े परेशान थे, लेकिन क्योंकि मेरा जो प्रवेश क्षेत्र रामलीला ही रहा है तो हमें थोड़ा इस बात का ज्ञान था कि हम चीज़ों को बनाते थे, तीर कमान, गदा। तो हमने पेड़ों की टहनियों से उसको बनाया। और अब रही तलवार की दिक्कत, क्योंकि तलवार जो है वो रावण यूज़ करता है, तो उसके लिए हमने हमारे वहाँ पे सिख परिवार से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो तलवार रखते हैं जी जी। तो उन्होंने अपने घर से हमें ला कर दी, तो तब जाकर हमारी जान बची। और पहले तो बड़ा प्रेशर था, लेकिन बाद में हम बड़ा रिलैक्स एंजॉय किया उस चीज़ को। जी जी। आज आपको अपने साथ पाकर हमें बड़ा अच्छा लगा और आपके जीवन यात्रा के बारे में भी हमको पता लगा। एक कलाकार किस तरीके से पूरा इन्वॉल्व होकर जी किसी एक मुकाम तक पहुंच पाता है, एक जगह तक पहुंच पाता है, एक स्थान तक पहुंच पाता है, और अनथक उसकी मेहनत होती है, अनथक परिश्रम होता है। आप उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं, उसका पूरा उदाहरण है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, ताकि आप जब भी उस स्मृति चिन्ह को देखें तो आपको हमारी याद आए, आपको नॉर्दर्न कल्चरल सेंटर की याद आए, आपको कलाग्राम की याद आए। अब मेरा आखिरी आपसे एक निवेदन है कि क्या आप आजकल के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, आजकल की ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ भरी है और लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ जाते हैं देश के प्रति। लाउड बोलो, क्या बोलो? अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, चलते चलते मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप एक बहुत अनुभवी नाट्यकर्मी हैं, रंगकर्मी हैं, तो आजकल के जो रंगकर्मी हैं, भविष्य में जो हमारे एक प्रणेता बनेंगे, एक मिसाल बनेंगे, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी कि देश के लिए लड़ना और देश से लड़ना दो अलग अलग बातें हैं। इन बातों को समझें। देश से हमेशा कंप्लेंट नहीं करें, उसको दे भी, क्योंकि देश ने आपको बड़ा कुछ दिया है। तो इसलिए देश हित की बात करें। अगर हमें कहीं समस्याएं आती भी हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करें, कंप्लेंट ना बनाएं उसको। तो यही पॉजिटिव नेचर रखें, ऐसे ही अपने नाटकों में भी करें, यही संदेश। आपका कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार की समस्याओं को, अपने घर की समस्याओं को निपटाते हैं, जी, कंप्लेंट नहीं करते किसी से, जी, उसी प्रकार सामाजिक जीवन में जो हमें विषमताएं आती हैं
उनको भी उसी प्रकार से ठीक करें। ये आपके कहने का तात्पर्य है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और स्मृति चिन्ह आपको, हमारा एक ऐसा स्मृति चिन्ह है जो पंजाब को डिपिक्ट करता है, पंजाब को डिपिक्ट करता है। ये हम आपको